नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे थे 3.2 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और आज हम पढ़ेंगे 3.3 एक्सरसाइज, ठीक है ना। ये हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं और बुक हमारी चल रही थी NCERT, ठीक है ना, जिसका कवरअप मैं थंबनेल में दे देता हूँ क्योंकि कौन सी बुक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा फास्ट, ठीक है ना, एक्सरसाइज जो भी होगी हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। तो आज हम चैप्टर 3 चैप्टर से 3.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे, जिसमें कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो किसी भी समीकरण को हल करने के लिए आपके इस बुक में 3 विधियां दी गई हैं। सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन और तीसरी है वज्र गुणनखंड, ठीक है ना। पहली है प्रतिस्थापन आपकी पहली विधि है, दूसरी है विलोपन और तीसरी है वज्र गुणन, ठीक है ना। प्रतिस्थापन में क्या होता है, तो सबकी जो है मतलब है, जो सबकी मीनिंग है वो सब इन्हीं के नाम में ही छिपी हुई है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम काम करेंगे, किस में क्या करेंगे। देखिए, 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण इनमें हम ले रहे हैं, ये तो सभी को पता है, स्टार्टिंग से बात चल रही है हमारी 2 चर राशियों की और चैप्टर का नाम भी है यही। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है जो 2 चर राशियां हम लेंगे उनमें से किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे, उसका मान निकालने के तत्पश्चात हम उस वैल्यू को उस पर रखेंगे, उसके बाद मान निकालेंगे, ठीक है ना। अभी हम आपको क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि जैसा जैसा इसमें कहता जाएगा अब किताब में आगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ तो एक्सरसाइज सही करें, ठीक है ना। विलोपन में क्या होता है, विलोपन से पता चल रहा है कि विलोप हो रहा है। विलोप का मतलब लोप का मतलब होता है किसी चीज़ को गायब करना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, जब 2 चर राशियां हैं उनमें 2 चर राशियों में से किसी एक को हमें क्या करना है, लोप करना है, किसी एक का लोप करना है और एक की वैल्यू निकालनी है, बाद में दूसरी निकलेगी, ये थी विलोपन। वज्र गुणन का मतलब होता है वज्र का मतलब इस तरीके से तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं हम, कैंची गुणा भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो हमको इस तरीके का मल्टीप्लाई उसमें कराना है। और सबसे पहली बात हमारी जो आती है वो आती है प्रतिस्थापन विधि की, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमें पढ़नी है प्रतिस्थापन विधि, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। दिया हुआ है x + y = 14, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद दिया हुआ है x - y = 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये 2 समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं। अब इनको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, तो हम किसी एक को ले लेंगे, चाहे समीकरण 1 से या 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। x, अब प्रतिस्थापन करना है मतलब एक चर राशि को प्रतिस्थापित करना है और एक की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। इसमें दे रखा है क्या, x + y = 14। अब इसमें हम क्या करेंगे, चाहे x को बना रखें और चाहे y को बना रखें, मतलब 2 में से किसी एक की वैल्यू हमको निकालनी है और एक को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। हमने क्या किया, एक को प्रतिस्थापित किया, y उधर भेज दिया हमने, तो 14 - का y हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में, किसमें, 2 में। अच्छा, अब कहेंगे आप लोग कि अरे 1 में क्यों नहीं रख रहे हैं। अच्छा, समीकरण 2 में किसका, पूरी बात हम कर लेते हैं। 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। हल करने का मतलब है कि इसको हम हल करेंगे तो x और y दोनों की वैल्यू हमको आनी चाहिए, दोनों की हमको वैल्यू निकालनी है हल करने के बाद, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे कैसे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। भाई x की वैल्यू हमको इतनी पता है, अब जब x का मान रखेंगे तब y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो x का मान तो हमने निकाल लिया, y के पदों में निकाला है, अब हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेकिन
इस x को हम उस समीकरण में नहीं रखेंगे जिससे हमने इसका मान निकाला है। मतलब फिर से समझ लीजिए, अगर हमने इस x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो हम इस x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे वो भी देख लीजिए। अगर हम इस x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, तो रख लेते हैं x का मान कितना है 14 माइनस वाई, तो रख लेते हैं x की जगह 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, इतना रख लेते हैं 14 माइनस वाई, 1 मिनट अभी रह गया थोड़ा सा, x की जगह 14 माइनस वाई और ये प्लस वाई बराबर 14। माइनस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, 14 बराबर 14 आ जाएगा। ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो हमने किससे निकाली है? आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है ना, आपके समीकरण नंबर 1 से ही निकाली है। इसलिए हमें क्या करना है, जिस समीकरण से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे, कोई भी एक वैल्यू निकालेंगे, उसको हम उस समीकरण में न रखकर दूसरे समीकरण में रखेंगे। तभी हमने पहले से लिख रखा है कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो 14 माइनस वाई, एक्स की जगह 14 माइनस वाई और माइनस वाई ये वाला इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 14 उधर जाएगा, माइनस 2y, 4 माइनस 14 तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, घटा देंगे इसको, सॉरी घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा 2y बराबर 10, तो y बराबर आ जाएगा 10/2, डिवाइड कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। अभी हमें क्या मिला? y का मान मिला है, ठीक है ना। अभी हमें x का मान चाहिए, अभी हमने x का मान निकाला था। आप कहेंगे अभी बोल रहे थे आपके x का मान निकाल चुके हैं, x का मान निकाल चुके हैं, बट हमने y के पदों में निकाला है, एग्जैक्ट वैल्यू अभी x की नहीं निकली है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को, y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में, ठीक है ना। जो हम समीकरण 3 बनाते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू, अगर हम यहाँ y की निकालेंगे तो x का मान आएगा, उसका मान हमको इसमें रखना पड़ेगा। अगर हम x का निकालेंगे तो y का आया है, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस y का मान 5 आया है, तो x बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, ये तो हमारा था पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब हमारी बात ये आती है कि हमारा आंसर सही है या गलत। चूंकि अभी तो हमारे पास बुक है, हम क्या कर सकते हैं, बुक से आंसर टैली कर लेंगे और इसके बाद आराम से देख सकते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। लेकिन एग्जाम सेंटर में जहाँ पर हम लोग एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ हमें ना कोई आंसर बताने वाला होगा और ना हम किसी से पूछ पाएंगे, ठीक है ना। और ये भी हमें कंफर्म नहीं होगा कि हम जिससे पूछ रहे हैं उसको सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर की जांच भी अपने मन से धीरे से दिमाग में कर लेते हैं, ठीक है ना, या रफ पेज में कर लेते हैं। अगर कोई बड़ी डिजिट होती है तो हम आराम से अपना रफ में कर सकते हैं कि x का मान 9 आया, y का मान 5 आया, x का मान 9 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे, 9 5 14 इज इक्वल टू बराबर आ रहा है ना, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। इधर भी देख लेते हैं, x का मान 9 है, y का मान 5 है, 9 में 5 घटाएंगे 4, ठीक है ना, यानी हमारी जो वैल्यू आ रही है x और y की वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा जो आपको लगे कि ट्रिपिकल होगा तो देख लेते हैं। रूट का एक क्वेश्चन है, बच्चे दिक्कत करते हैं रूट के क्वेश्चंस में, ठीक है। और हम चूंकि साफ कर रहे हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं या आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं 2 सेकंड के लिए हट जाऊंगा, आप उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे आपका काम आएगा। और बस थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए हमको, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए कि आगे और भी जो आपके मित्र वगैरह हैं उन तक पहुंचता रहे। चल बातें ज़्यादा न करते हुए काम की ओर ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें रूट 2x प्लस का रूट 3y इज इक्वल टू 0। अगला दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि पहले अभी हमने समीकरण 1 से लिया था, चलिए अब हम समीकरण 2 से कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से करेंगे तो रूट 3x माइनस का रूट 8y इज इक्वल टू बेटा 0 है इधर, ठीक है ना, क्या है 0 है, ठीक, वो गलती से लिख गया 8।
अब हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, बाकी उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास मिलेगा √3x इज इक्वल टू √8 और y। ये x और y अलग है, ठीक है ना, रूट में वैल्यू केवल ये वाली है, डिजिट वाली, तो ये इक्वल में इधर आ गया। हम यहाँ से x की, अभी आप बोले होंगे कि x की वैल्यू निकाली, चलो अब हम y की निकालते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, y की निकालते हैं, यानी √8y उधर ले जाते हैं, तो मान लेते हैं हमने √8y इधर रख लिया और इसको यहीं पे रखा है, तो √3x, मतलब समझ गए, मतलब बराबर के इधर और उधर, चाहे हम इधर रख लें चाहे उधर रख लें, ठीक है ना, मतलब समझ रहे होंगे। इसको हम उधर ले जा रहे हैं, प्लस का जाएगा, अब ये हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में, चूंकि बराबर है तो कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो हमने रख लिया इसको, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा √3x/8, वो भी रूट का, ठीक है ना। ये हमारे पास मिल गया समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण अब किस में रखेंगे, अब भैया देखिए हमने समीकरण 2 से y का मान निकालना है, तो हम किस में रखेंगे, दूसरे वाले में, किसी दूसरे जिससे निकालेंगे उससे छोड़कर दूसरे वाले में, यानी समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा √2x प्लस √3 इंटू y की वैल्यू है √3x/√8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, √2x प्लस इसका हो जाएगा 3x/√8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम करेंगे, हमारा एलसीएम √8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √8 इंटू √2 इंटू x प्लस का 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो 8 है ये इधर अपॉन में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कभी भी कोई भी चीज़ 0 के संपर्क में आती है तो वो शून्य हो जाती है। संपर्क का मतलब अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो शून्य हो जाएगा। तो आपको तो पता ही होगा कि 0 किसी अंक के आगे लगता है उसको बेकार कर देता है। आगे का मतलब ये इधर वाले की मैं बात कर रहा हूँ ना, इधर तो पीछे बोल लीजिए, किसी अंक के पीछे लगता है तो बेकार कर देता है, किसी अंक के आगे लग जाए उसकी वैल्यू क्या कर देता है, बढ़ा देता है, किसी व्यक्ति के आगे लग जाए तो उसको भी वो 0 करार देता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, 0 बहुत महत्वपूर्ण है। बस 0 के संपर्क में √8 जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट में तो वो क्या हो जाता है, 0 कर देता है। इस √8 का और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये √16 हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 हो गया, x प्लस का 3x इज इक्वल टू 0, इससे 4 बाहर आएगा, 4x प्लस का 3x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ये कैसे आया, तो ये 7x हुआ था, 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x के 0 के संपर्क में मैंने बताया, चाहे वो डिवाइड के लिए हो, ठीक है ना। तो डिवाइड के लिए किस तरीके से होना है, मतलब किसी संख्या से अगर 0 में भाग दे रहे हैं, किसी संख्या से अगर 0 में भाग दे रहे हैं तो उस जगह पे 0 आता है, और किसी संख्या में अगर 0 से भाग दे रहे हैं तो वो इनफाइनाइट आता है। तो 2 का अंतर है, से और में। संख्या से 0, संख्या में इनफाइनाइट, ओके। इस तरीके से काम करना है। अभी हमारा x की वैल्यू आ गई। अब इस x की जो वैल्यू आई है इसको हम किस पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पे क्यों रखते हैं, हम रख सकते हैं फर्स्ट में भी सेकंड में भी आसानी से मान निकल आएगा, लेकिन थर्ड में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इसको आसान बना चुके होते हैं। अब हम अगर x की वैल्यू रखेंगे सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे, y का मान निकल आएगा, हमको ताम झाम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, पछानता नहीं करना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो बन जाएगा y बराबर √3 इंटू 0 अपॉन में √8, तो y इज इक्वल टू, इसके संपर्क में आएगा 0 अपॉन √8 हो जाएगा, फिर संख्या से भाग दे रहे हैं तो y बराबर 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो रख के देख लेते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, y का मान 0 से 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, यानी हमारा जो है इक्वेशन क्या हो गई, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था, और अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, अब हम आगे देखेंगे दूसरा।
क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था उसमें केवल यही कह रहा था प्रतिस्थापन विधि से। अब अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दी गई होंगी। टेलीग्राम चैनल जो है अपना, वो भी आप उसमें जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के सेक्शन अबाउट में जाकर हमको कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, एफबी पे भी। तो आपको कहीं ना कहीं हम उपलब्ध अवश्य मिलेंगे और आप हम तक अपनी बात पहुंचाएं, हम आप तक आपका आंसर अवश्य पहुंचाएंगे, ठीक है ना। और कोशिश जारी है पर कि हर विषय को लेकर चला जाए। जैसे कि 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश और फिजिक्स का भी प्रावधान चालू हो गया है, वीडियो बनने स्टार्ट हो चुके हैं, और हाई स्कूल में भी किया जाएगा, और मैं भी इंटर की मैथ बनाऊंगा वीडियो, ठीक है ना। थोड़ा समय का अभाव चल रहा है, इस वजह से बन नहीं पाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x + 3y, 2x + 3y और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण दिया गया है 2x + 3y, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24, ठीक है। ये समीकरण दिया है। m का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है m का मान? जब कह रहा है कि y = mx + 3 ये दिया गया, ठीक है ना। इससे हमको m का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चूंकि प्रतिस्थापन की भी बात की उसने, तो प्रतिस्थापन से हम सॉल्व करेंगे। जब तक विलोपन नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम अपने मन से ये नहीं सोचेंगे कि इसको हमें किससे सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिलहाल अभी उसने कहा नहीं, अगर एग्जाम में आता है आपको कि प्रतिस्थापन से करिए तो आप कर सकते हैं, या आपको केवल आए कि वैल्यू निकालिए तो आप प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, किसी की भी कोई सी भी आप विधि उसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं। तो इस पर अभी चूंकि हम प्रतिस्थापन ही पढ़ रहे हैं इसलिए प्रतिस्थापन की बात करेंगे, विलोपन की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं समीकरण 1 से, समझ में सभी को आ गया होगा फिलहाल। चलिए देखते चलते हैं, फिर भी 1 से करेंगे तो 2x = 3y उधर चला जाएगा, 11 - 3y हो जाएगा, तो x = 11 - 3y/2, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। भाषा का बहुत महत्व होता है और जैसा हम आपको बताते हैं उसी प्रकार आप सवाल को सॉल्व करिए। समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 × 11 - 3y/2 इधर हो जाएगा, माइनस का 4y = 24। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखिए हम यहाँ पर 2 से इस 2 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे बात वही आएगी, मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 2 कॉमन करो, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने काट दिया, बचा के हमारे पास 11 - 3y - 4y = 24, 11 - 7y = 24, तो माइनस का 7y, 24 - 11 ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7y = घटा लेते हैं तो आपका 13 आ जाएगा, केवल 13, ठीक है ना। तो y = हो जाएगा माइनस का 13/7, ठीक है। जो आपकी y की वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस का 13/7, ठीक है। मिस्टेक हो गया भाई थोड़ा सा, इसमें देख लीजिए जो इक्वेशन है हम थोड़ी सी गलत लिख गए, तभी मैं समझूं कि अपॉन में आ रहा है, क्योंकि m की वैल्यू जो है देखिए इसमें इक्वेशन देगी 2x - 4y और = माइनस का 24, ठीक है। हम कर लेते हैं करेक्शन, यहीं से करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ, थोड़ा सा है, देखते हैं। माइनस का 24 है, ठीक है ना, माइनस का 24, पहला वाला भी चेक कर लेते हैं, 2x + 3y = 11, ठीक है, पहला बिल्कुल राइट टू है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, माइनस का 24 है, माइनस का 24 ये यहाँ से, ठीक है ना, देख लेते हैं। 7y = इसको करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 35/7, तो y = 5। समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर भैया, माइनस हम भूल गए थे लगाना, ठीक है ना, वो हमने ध्यान नहीं दिया और माइनस नहीं लगाया, तो इसलिए सवाल जो है, सवाल फिर भी हमारा तरीका तो सही था, आंसर भले ही चेंज हो रहा था, इक्वेशन के हिसाब से आंसर सही आ रहा था उसका, ठीक है ना। तो अब हम उसको सही कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं।
अब जो y का मान है उस y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 15 बटे 2, तो x बराबर माइनस का 4 बटे 2 कट जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये x बराबर माइनस का 2, y का मान 5 और x का मान माइनस 2, तो ये mx प्लस का 3 दिया था, y का मान 5 है, m इंटू एक्स का मान माइनस 2 प्लस का 3, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, इधर जाएगा तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 कट जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, ये हमारा आ गया m का मान। ठीक, तो अब हम हट गए हैं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं आप लोग और आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इतना समय बहुत है आपके लिए, क्योंकि आप पॉज करके भी काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मैथ जो है आप लोग घर पर लगातार लगाते रहिए, और जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हो वहाँ का भी अपना टारगेट रखिए। बाकी हम तो यहाँ पर दे ही रहे हैं आपको, पढ़ा रहे हैं, आप उसका यूज करते रहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारे पास हैं लगभग 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास 6 हैं, और उन 6 क्वेश्चन में हम आपको केवल समीकरण युग्म बना कर देंगे, और आपका ये काम रहेगा, ये होमवर्क रहेगा कि आप क्या करेंगे, उनको प्रतिस्थापन विधि से आप अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। भाषा हम पढ़ेंगे और उस भाषा के जो भावार्थ होता है भाषा का, उसी में हमारा सारा कुछ छिपा हुआ है। ठीक है ना, उसी से निकाल कर हमें मैथ में रखना होता है। हम लोग पढ़ाते हैं आपको तो क्या कोई बहुत बड़े गणितज्ञ नहीं होते, बहुत कुछ आता नहीं होता। ठीक है ना, आपके जैसे पढ़कर ही हम लोग आए हैं, और चूंकि थोड़ा सा हम लोगों का जो है माइंड मेकअप हो चुका होता है, तो आप लोगों को पढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बाकी पढ़ के हर व्यक्ति पढ़ाता है, किसी को इतना ज्ञान नहीं है कि नहीं बिल्कुल भरपूर ज्ञान हो, पढ़ के नहीं पढ़ा रहा हो। ठीक है ना, अब वो उनका एक्सपीरियंस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं उनको मिलती। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है मतलब संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या x, दूसरी संख्या y, प्रश्नानुसार 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो 2 संख्याओं का अंतर हमारा उसने कहा है कि 26 है। ठीक है, और संख्याएं हमने मान रखी है, प्रथम संख्या मान ली x और दूसरी मान ली है y। ठीक है ना, तो दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अगली कंडीशन में उसने क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना, मतलब हम बात करें अगर, तो जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी है किसकी, दूसरी संख्या की। ठीक है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या हमारी x है और 3 गुनी है यानी 3 इंटू वाई, तो यानी x इज इक्वल टू 3y, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमको समीकरण मिल गए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं, x की वैल्यू दी है, सीधे हम पुट कर देंगे इसमें समीकरण 1 में। ठीक है, जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा, उस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, आंसर निकलेगा। इसमें समीकरण तीसरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको सीधे समीकरण तीसरा जो हम बनाते थे उस तरीके का हमको मिल गया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं सेकेंड।
ठीक है, बस ऐसे ही देख लेते हैं। और अब चूंकि प्रतिस्थापन आपको बता चुके हैं, बार बार बताने से कोई बात नहीं है। तीसरे का सेकंड नंबर कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना बड़ा कोण x अंश और छोटा कोण हो जाएगा हमारा y अंश। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि दो, पहले तो सबसे पहला बात तो संपूरक कोण है। ठीक है, तो संपूरक कोण जो होता है 180 अंश के बराबर होता है, मतलब उन दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। समीकरण नंबर 1 तो हमारा यही हमको मिल गया। ठीक है, लेकिन फिर उसने कहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है ना, जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण तो ये ऑलरेडी 18 अधिक है। ठीक है ना, तो ये जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं वो किस तरीके के बनाते हैं, ये देखिए 18 अधिक हमने इसमें किया। क्यों किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इक्वल में लिख रहे हैं। तो इक्वल का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी 18 अधिक था, तो इसके बराबर y के बराबर, जैसे मान लो उसने कहा है कि जो बड़ा कोण है ये ऑलरेडी 18 प्लस में है। ठीक है ना, प्लस 18 है, और अब हमें ये अभी इसके y से कितना प्लस 18 में चल रहा है ये लगातार। जब प्लस 18 है तो या तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें प्लस 18 कर दें तब बराबर होगा। भाई ये ऑलरेडी प्लस 18 था, तो या तो इसमें प्लस 18 करें तब बराबर होगा, या फिर इसमें माइनस कर दें। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसमें क्या कर दिया, y में 18 को जोड़ दिया। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई 1 किलो वस्तु है और एक कोई 2 किलो वस्तु है। ठीक है ना, अब एक 2 किलो है और एक 1 किलो, दोनों को बराबर करना है, तो या तो 2 किलो वाले में से एक घटा दें या 1 किलो वाले में एक को क्या कर दें, ऐड कर दें, तभी तो 2 किलो बनेगा, या फिर उसको उसमें घटाएंगे तो 1 किलो बनेगा, तभी इक्वल आएगा ना। हमको क्या करना है, इक्वल रखना है, मेन चीज ये हमको याद रखनी। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई फर्स्ट और सेकंड। अब हमको इसमें भी थर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सेकंड से वैल्यू पुटअप कर देंगे। फर्स्ट में y की वैल्यू निकलेगी, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा मान निकल आएगा। ठीक है ना, तो सारी चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। इसी में देख लेते हैं सवाल नंबर जो तीसरा है उसको देख लेते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है ना, तो 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। तो हम मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य x रुपये, एक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी उसने 3800 रुपये में। ठीक है ना, तो 7 बल्ले व 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3800 रुपये। ये सिम तो खरीदा है उसने। तो देखो 7 बल्ले 7x, एक बल्ला x रुपये का, 7 बल्ले 7x रुपये का, प्लस 6 गेंदें 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, अब हम शॉर्टकट में देखते चल रहे हैं, तो 3 बल्ले 5 गेंदें कितने की खरीदी हैं, 1750, 1750, समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से अब इसको सॉल्व कर, इसमें अब हमारे 3 समीकरण बनेंगे, क्योंकि हमको इससे क्या करना पड़ेगा, पहले एक को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, एक ऑलरेडी प्रतिस्थापित था। ठीक है, तो हमें तीसरे समीकरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ हमको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, तो हमको तीसरे समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में शायद 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको आज खत्म कर लेते हैं, एक्सरसाइज पूरी सी। अब देखिए इसमें सवाल नंबर 4 जो है, 4 नंबर, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 नंबर में, कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, एक नगर टैक्सी है, उसका एक नियत भाड़ा तो है ही, लेकिन जैसे ही वो अतिरिक्त चलता है, अगर 1 किलोमीटर अतिरिक्त चला है तब भी उसको क्या करना पड़ेगा,
ज़्यादा कुछ पे करना पड़ता है, पैसा मतलब देना पड़ेगा, ठीक है ना, भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, ठीक है, 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना है 105 है, और 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये सारी चीज उसने पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, छोटा छोटा लिख जाता हूँ, ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। मान लेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो x रुपये है, ठीक है, टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है, और इसमें जो अतिरिक्त हमको देना पड़ता है, ठीक है, 1 किलोमीटर मान लेते हैं, 1 किलोमीटर का अतिरिक्त, ठीक है ना, 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा जो है वो y रुपये, ठीक है। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 10 किलोमीटर, यानी जो नियत है वो तो है ही, और 10 किलोमीटर और चल रहा है तो उसको 105, यानी अतिरिक्त की बात कर रहा है, ठीक है ना, 105 रुपये पे कर रहा है। ध्यान सुनिएगा, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये भाड़ा है उसका, ठीक है। ये कब की बात कर रहा है, ये बात हमारी तब की कर रहा है कि एक नियत जो चार्ज है वो तो है ही, लेकिन जब वो 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो उसको टोटल पैसे देने पड़ते हैं, कितने 105, यानी यहाँ से नियत की बात आ गई x है, और प्लस अतिरिक्त की बात करें 1 किलोमीटर का अतिरिक्त y है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y, तो बराबर हो जाएगा 105। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब इसी में कह रहा है आगे, अगली कंडीशन में क्या बोला है उसने कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, ठीक है, यानी नियत तो वो चल ही रहा है, प्लस 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है, 155 उसको देना पड़ता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और उसने आगे बोल दिया है कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इससे हम पहले क्या करेंगे कि नियत भाड़ा भी निकाल लेंगे और अतिरिक्त भाड़ा भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारा बचेगा 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर का हम निकाल लेंगे, पहला तो अतिरिक्त प्लस 25 किलोमीटर अतिरिक्त, ठीक है ना, सॉरी पहला नियत और 25 किलोमीटर अतिरिक्त इज इक्वल टू, तो x और y की वैल्यू पुटअप कर देना, और ये हमारा 25 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। फिर से देख लीजिए उसने क्या कहा था सवाल में कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर एक स्केल है कि अगर 1 किलोमीटर जाना है उसमें 5 रुपये देना है तो देना ही होगा, और उससे अगर 1 भी किलोमीटर आगे बढ़ता है तो उसमें हमको अतिरिक्त पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो कुल मिलाकर आगे क्या है उसने बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी जाने में उसको 105 रुपये देना पड़ता है। मतलब नियत तो वो दे ही रहा है, साथ में 10 किलोमीटर का अतिरिक्त पैसा भी देगा, टोटल जो उसने दिया है वो कितना दिया है 105 रुपये, ठीक। दूसरी कंडीशन में बोला उसने कि नियत तो दे ही रहा है लेकिन 15 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है तो उसका क्या देगा 155 रुपये। हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, x और y की वैल्यू निकालेंगे, मतलब नियत का भाड़ा निकालेंगे और अतिरिक्त भाड़ा निकालेंगे। जब दोनों भाड़े हमारे पास आ जाएंगे तो हमें क्या चाहिए कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसको कितना पेड करना पड़ेगा, मतलब कितना अमाउंट देना होगा। तो हम क्या करेंगे कि नियत जो है वो तो रहेगा ही, और 25 अतिरिक्त चल रहा है तो 25y हो जाएगा, और x और y के हम उस पर वैल्यू रख देंगे तो हमारा 25 किलोमीटर का निकल आएगा, ठीक है ना। ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब देखते हैं इसी में 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। सर्वप्रथम हमें इसमें यह ध्यान देना होता है कि अंश और हर की बात कर रहा है, यानी हमको अंश और हर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे माना अंश x हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न का मतलब अंश बटे हर यानी x बटे y, ठीक है ना।
अब पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, ठीक है, कंडीशन आप जोड़ सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर हमको पता है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 9/11, 9/11 हो जाती है। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा, तो 11x प्लस का 22 इज इक्वल टू 9y और प्लस का 18, यानी हो जाएगा 11x माइनस, इधर आएगा माइनस 9y माइनस 22 प्लस 18, 11x माइनस 9y माइनस 4, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। घटा देंगे ना, इतना सबको आ जाएगा, गुणा भाग सबको आता है, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जहाँ बताना चाहिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद बात आएगी हमारी सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है भिन्न, ठीक है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, तो हो जाएगा 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 15, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। अब ये हम क्या कर लेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। इसी में आगे हम देख लेंगे सवाल नंबर 6वां, ठीक है ना। 6वां सवाल देख लेंगे। तो देखिए 6ठे सवाल में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 6वां देख रहे हैं। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मानना पड़ेगा हमको, सबका मान लेंगे, जैकब का भी मानना पड़ेगा और उसके पुत्र का भी मानना पड़ेगा। मान लेंगे, माना, तो इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो हमें साफ करना पड़ेगा इसको। चलिए मान लेते हैं, पहले पिता की मानते हैं। माना जैकब की आयु, वो भी वर्तमान, ठीक है भैया, वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, तो पहले 5 वर्ष निकाल लेते हैं, 5 वर्ष के बाद भी और 5 वर्ष के पहले भी, प्रश्नानुसार बाद में लगाएंगे। तो 5 वर्ष के बाद की भी बात कर रहा है और 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो हम निकालेंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद देखो जैकब की आयु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x प्लस 5, और पुत्र की आयु हो जाएगी कितनी, y प्लस 5 वर्ष, ठीक है, या ईयर, शॉर्टकट में ईयर। देखिए अभी हमने लिखा कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि हमने बात वर्तमान आयु, जैसे मान लेता हूँ कि मैं वर्तमान में 22 साल का हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 5 साल बाद कितने का हूँगा, तो मैं 22 का हूँ, 5 साल बाद तो 22 प्लस 5 27, या मैं 15 का हूँ, 15 प्लस 7 22, 15 3 वर्ष बाद 15 प्लस 3 18। मतलब क्या करना है, बाद की बात करें तो 18, 22 का हूँ 3 वर्ष पहले 19, 22 का हूँ 5 वर्ष पहले 17, ठीक है ना। इस तरीके से तो घटाना है। पहले पूर्व की बात करें, 2 वर्ड होते हैं, अगर पूर्व या पहले की बात करें तो हमें समझ लेना है कि वो माइनस करना है, और बाद या पश्चात की बात करें तो हमें समझ लेना है कि क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना।
तो हमने क्या किया, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था, हमने जोड़ दिया। अब आगे बात करेगा वो कि 5 वर्ष पूर्व की, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक। तो 5 वर्ष पूर्व जो है वो जैकब की आयु हो जाएगी x - 5 और उनके पुत्र की हो जाएगी y - 5 ईयर, वर्ष। अब पहली कंडीशन देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन तक सॉल्व करते हैं, बाकी आप कर लेंगे। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब और पुत्र, ठीक है ना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये 15 का होगा तो ये 5 का, 3 गुनी की बात कर रहा है ना। अब 15 का है तो इसको भी 15 का लाना है, मतलब दोनों को हमने बराबर लगाया ना, बराबर का निशान लगाया, ठीक है। तो जब बराबर का निशान लगाया तो 3 गुनी की बात कर रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी की बात कर रहा है, 3 गुनी हो जाएगी। जब 3 गुनी की बात कर रहा है तो ये 3 गुना होगा ना उसका पिता, उसके पुत्र के हमें क्या करना है, उसको बराबर लाना है, क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो बराबर ये नहीं सोचना हमें, उसमें नहीं जाना है कि नहीं बराबर कैसे आ सकता है, ठीक है ना। ये सवाल है, तो सवाल में क्या करना है, हमको बराबर लाना है। बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें 3 से भाग देते क्योंकि 3 गुना है, यानी 15 है, ये मान लेते, एक तरीके से हमने मान लिया कि उसका पिता 15 का है और लड़का 5 का है, ठीक है। तो 3 गुना हो गया, 5 से 15। अब या तो इसको हमें बराबर करने के लिए 3 से भाग करना पड़ेगा, 3 × 5 = 15, 5 = 5, या फिर उसमें 3 का गुणा कर दें तो 15 = 15, ठीक है ना। तो 3 गुना है तो हम क्या करते हैं, जो 3 गुना होता है उसके विपरीत में हम 3 का गुणा करा देते हैं। जो 3 अधिक हो उसके विपरीत में 3 अधिक कर देते हैं, जो 3 कम हो उसके विपरीत में 3 कम कर देते हैं। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो हम ये क्या करेंगे, 3 का गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 15 - 5, तो x - 3y = 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला था उसने कि जो जैकब की आयु है वो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसमें करेंगे क्या कि पहले इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर ली, मैं दूसरी और चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम बता रहे थे ये कि भाई जिसमें बात करें, जो चीज़ ऑलरेडी अधिक है उसमें हमें अधिक क्या करना, हमें बराबर लाना है। तो जो ऑलरेडी अधिक है या तो उससे कम करें या बगल वाले में, पड़ोसी में क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें कम ना करके हम उसी में जोड़ देते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि जो चीज़ अधिक है या जो चीज़ ज़्यादा है उसमें कुछ ना करके हम उसके जस्ट बगल वाले में जो कम है उस पर हम क्या करेंगे, अपना कार्य उस पर चालू करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात करें, यानी इनसे लेना है हमको। जैकब की जो आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी, यानी 7 गुनी थी, ठीक। अब हमें इसके बराबर करना है तो हम 7 गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा, यानी हमारे पास मिल गया x - 5 = 7y - 35। x - 7y = 5 उधर जाएगा, या 35 को उधर ले आओ तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 उधर लिए जा रहे हैं, माइनस का 35 प्लस का 5, तो x - 7y = -30, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये था हमारा ये क्वेश्चन थे, ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज के। और किसी में भी अगर आपको समस्या समझ में आ रही हो तो आप हमसे किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं और हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम आप तक अपना जवाब अवश्य पहुंचाएंगे और अतिशीघ्र पहुंचाने का प्रयास लगातार हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो हम NCERT बुक से पढ़ा रहे हैं और कई सारी चीज़ें हमने आपको आज क्लियर कर दी। तो बस आपसे केवल हम इतना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को आप लोग केवल और केवल सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम आप तक कोई भी वीडियो पहुंचाएं तो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य आ जाए, ठीक है ना। ये नहीं कभी कभी ये होता है बेल आइकन नहीं दबा, हमने वीडियो डाल दिया, आप तक पहुंचा नहीं हो,
ठीक है। और शेयर करते जाएं, शेयर अपने कलीग्स को शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहेगा और हम आपके इसी उत्साह को देखकर हम और उत्साहित होते हैं और आप तक वीडियो पहुंचाने का लगातार कार्य करते रहते हैं, ठीक है। और नया वर्ष जो है बहुत जल्द आने वाला है, तो अगर नए वर्ष की पहले से वीडियो ना बन पाए तो आपको सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2021 की, ठीक है। और बस 2020 जैसा गुजरा तो गुजरा, अब हमें 2021 बेहतर बनाना है, ठीक है। धन्यवाद।